हेलो साथियों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस बंद होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट किया है और आज हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री की, यानी रसायन शास्त्र। और रसायन शास्त्र में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। किसके बारे में? सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, जिसे हम लोग मीठा सोडा भी बोलते हैं या खाने वाला भी सोडा बोला जाता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के बारे में। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ये होता है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और इसका रासायनिक सूत्र होता था कितना? NaHCO3, ये होता था, है ना। तो हम चर्चा करेंगे आज इसकी, किसकी? सोडियम कार्बोनेट की। तो सोडियम कार्बोनेट की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसे किस विधि से तैयार किया जाता था। आपको पता है, आपने याद किया था। कौन सी विधि थी? ठीक बोले आप, वो विधि थी साल्वे विधि। कौन सी विधि? साल्वे विधि। दूसरा क्या नाम था? दूसरा नाम था अमोनिया सोडा विधि। कौन सा था? अमोनिया सोडा विधि। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से ही हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी से ही प्राप्त किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। बात समझ में आए? यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से ही सोडियम कार्बोनेट को बनाया जाता है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का बार बार चर्चा क्यों किया जा रहा है। तो आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है। तो हमें यदि सोडियम कार्बोनेट बनाना होगा तो सबसे पहले प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार करेंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे तैयार किया जाता है आपको पता है? कैसे? तो हम बतलाए थे, उनका एक समीकरण बतलाए थे। और यदि आप समीकरण याद किए होंगे तो आप उसका भाषा आसानी से लिख सकते हैं। यदि सोडियम बाइकार्बोनेट को तैयार करने का जो समीकरण है, यदि वो आपको याद है तो आप उसका भाषा आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? तो देख लेते हैं। सबसे पहले उसमें प्रयोग होता था NH3, अमोनिया। ठीक है, अब अमोनिया के साथ प्रयोग में आता था NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद इसका जलीय विलयन होता है तो H2O, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तब जब ये सारी विधियां हो जाती है तब यह आपस में क्या करती है? यह आपस में अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप बना लेता है NaHCO3 प्लस NH4Cl, इन बनाता था। इसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। और इसे क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रयोगशाला में क्या? प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को तैयार करने के लिए, जब इसको तैयार करने के लिए हम अमोनिया सोडा विधि का उपयोग करते थे या साल्वे विधि का प्रयोग करते थे, तो इसके लिए भी तो वही विधि होगा। तो हम लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट को तैयार करने के लिए अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यदि इसका प्रयोग किया जाता है तो हम जानते हैं कि उस विधि के द्वारा हमें सोडियम बाइकार्बोनेट को तैयार करना पड़ता है या तैयार होता है। तो
हम लिखेंगे कि प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को तैयार करने के लिए या प्राप्त करने के लिए सबसे पहले प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को तैयार किया जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। अब इसका सिद्धांत क्या है ये जानते हैं। विधि तो हम जान गए कि विधि क्या होता है, तो विधि होता है अमोनिया सोडा विधि, ये विधि है। और अब बात करेंगे सिद्धांत की कि इनका सिद्धांत क्या होता है। तो इनका सिद्धांत देखिए कैसे होता है। अमोनिया के संतृप्त या अमोनिया से संतृप्त, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा, ठीक। यदि आपने सोडियम बाइकार्बोनेट वाला वीडियो देखा है तो आपको याद ही होगा, और यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा था तो यहाँ पे गौर से देखिए। अमोनिया से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, अमोनिया से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। तो इस समीकरण के द्वारा हमें सिद्धांत मिल गया। अब सिद्धांत आप लिख लीजिएगा, नहीं चलिए लिख देते हैं। जब अमोनिया से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये सिद्धांत लिख के और इसके नीचे, इस सिद्धांत के नीचे इस समीकरण को लिख देना है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दिखलाया जा सकता है और ये समीकरण लिखती है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब जब ये चीज तैयार हो जाता है, ये अभिक्रिया हम यहाँ पे शो कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तब फिर लिखेंगे क्या कि ये पूरा समीकरण लिखने के बाद हम लिखेंगे कि लिखेंगे पुनः, यहाँ पे आप समीकरण लिख ही देते हैं, NH3 प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2 एरो NaHCO3 प्लस NH4Cl।
ये समीकरण लिख लेंगे, आप लिखेंगे पुनः सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिर से गर्म किया जाएगा, ठीक है। जब फिर से गर्म किया जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। जैसे यहाँ पे आप इसे निम्न समीकरण के द्वारा दिखलाया जा सकता है, और समीकरण लिखेंगे, इसे ही गर्म करेंगे ना, तो NaHCO3 यहाँ पे 2 दे दीजिए, और इसे यहाँ पे आप उष्मा लिखिए, उष्मा लिख दीजिए। यदि उष्मा नहीं लिखते हैं तो आप यहाँ पे त्रिभुज का निशान भी दे देंगे, तो इसका मतलब भी होता है गर्म करना। बात समझ में आ रहा है? या तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि एरो के ऊपर इस त्रिभुज का निर्माण होता है या त्रिभुज बनाया होता है, तो इसका मतलब ही होता है गर्म करना, हीट करना, ठीक है। तो आप या तो ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, और जब यह टूट जाएगा तो ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस CO3, अब प्लस हो जाएगा H2O, बच जाएगा H2O, अब प्लस हो जाएगा क्या, प्लस अब बच जाएगा CO2, तो ये मुक्त हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया गया है तो इसके फलस्वरूप Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो चूंकि CO2 एक गैस है तो ये मुक्त हो जाएगी, निकल जाएगी, और ये जो आपका बना इसे ही कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसे ही क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। यानी सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त हुआ पता चल गया कि प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करने के लिए हमें अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यदि ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट के बजाय यदि रहे सवाल में कि सोडियम कार्बोनेट को किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है प्रयोगशाला में, तब भी आपका आंसर होगा अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे विधि। बात समझ में आया? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे आपको पूछ ले कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे तैयार किया जाता है प्रयोगशाला में, तब भी अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, या सोडियम कार्बोनेट कैसे तैयार किया जाता है तो भी अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आई होप कि आप अब तक में उतार लिए होंगे। यदि नहीं उतारे हैं तो फटाफट इसको जल्दी से अपने कॉपी कलम निकाल के नोट कीजिए। हम पहले ही बतला दिए हैं कि जब मेरा क्लास आए तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए, और खास करके यदि आप 10th स्टैंडर्ड के हैं तो, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए और हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये सोडियम कार्बोनेट, तो ये सोडियम कार्बोनेट तो है लेकिन ये आपका धोबन सोडा नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ये धोबन सोडा नहीं है, इसको इसी से लेकिन धोबन सोडा बनता है। ठीक है, तो चलिए अब धोबन सोडा की हम बात करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि इसी सोडियम कार्बोनेट को ही धोबन सोडा कहते हैं। ये बात सही है, लेकिन यदि Na2CO3 लिख दिया जाए और कह दिया जाए कि Na2CO3 धोबन सोडा का सूत्र होता है तो ये पूरी तरह से गलत है। बात समझ में आया? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप अच्छे अच्छे बुक पलट के देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आमतौर पे हम लोग लिख देते हैं धोबन सोडा को क्या, Na2CO3। ये सामान्यता सही है, लेकिन विशेष रूप से यदि बात की जाए, गहन रूप से बात की जाए तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, ये जो चूंकि हम बार बार गर्म करके प्राप्त कर रहे हैं, तो
तो जब बार बार गर्म किया जाता है तो होता क्या है, उसमें उपस्थित जल वाष्पित हो जाते हैं, वाष्पोत्सर्जित हो जाते हैं, निकल आते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक, आपने अभी समीकरण में देखा होगा कि Na2CO3 अब प्लस में H2O हुआ था, मतलब H2O अलग हो रहा है, और जब जल अलग हो जाएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट रह जाएगा, धोबन सोडा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप कभी धोबन सोडा को हाथ में लिए होंगे तो आपने देखा होगा कि वह आपके हाथों से चिपक जाता है या आपके हाथों पे सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें नमी पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि जब आप कभी धोबन सोडा को हाथ में लीजिएगा तो वह आपके हाथों से चिपक जाएगा। बंधुओं, आज जो है ना, आज ये धोबन सोडा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। आज अपमार्जक का, डिटर्जेंट सबका इस्तेमाल होने लगा है, अब सोडा का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ठीक, लेकिन आप अपने पूर्वजों से, अपने दादा दादी से, अपने चाचा चाची से, अपने माता पिता से पूछिए तो वो आपको बतलाएंगे कि आज से कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले धोबन सोडा का धड़ल्ले के साथ इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो धोबन सोडा जो होता है ना, उसका वास्तव में क्या रासायनिक सूत्र होता है? तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। मतलब क्या, यहाँ पे समझने की बात है। 10H2O क्या है? मतलब जल जो है, ये H2O मतलब होता है जल, यानी कि जल के 10 अणु के साथ, जल के 10 अणु के साथ जब सोडियम कार्बोनेट के यहाँ पे नहीं कुछ तो एक है, यानी जल के 10 अणु के साथ हम सोडियम कार्बोनेट के एक अणु का जब इस्तेमाल करना होता है तभी यह धोबन सोडा का काम करता है। ठीक है, तो धोबन सोडा का सूत्र आपका ये हो गया। ये किसका सूत्र हो गया? धोबन सोडा। बात समझ में आया? इसी को धोने का सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, तो धोबन सोडा का सूत्र क्या हो गया? Na2CO3 इंटू 10H2O। जल्दी से नोट कीजिए इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रकृति की या इसके गुण की। ठीक, तो इसके प्रकृति या गुण की जब बात हम करते हैं तो इसकी प्रकृति क्या होती है या इसके गुणों के बारे में बात करते हैं या इसकी विशेषता के बारे में, गुण या विशेषता कह सकते हैं। तो इसकी प्रकृति क्या होती है? तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रकृति क्या था? क्या बतलाया? क्षारीय। जी हाँ, सही बतलाया आप कि उनकी प्रकृति होती है क्षारीय। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रकृति क्षारीय होती है तो सोडियम कार्बोनेट तो उसी से प्राप्त हुआ है ना, तो इसकी भी प्रकृति क्या हो जाएगी? इसकी भी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय। इसका मतलब इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक। इसका पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान हो जाएगा 7 से अधिक। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। ये तो इसकी विशेषता हो गई। अब दूसरी बात जब हम इसकी करते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता था? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या कर देता था? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उस विलयन को उदासीन करता था ना। और उदासीन करने के साथ ही वह क्या करता था? वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त करती थी। ये ना बात था। ठीक, तो यदि सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता था तो सोडियम कार्बोनेट भी, क्योंकि उसी से ये बना है, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा और यह भी अम्लीय विलयन को क्या करेगा? उदासीन कर देगा। ठीक है, यह भी अम्लीय विलयन को क्या करेगा? उदासीन। यानी यदि इसकी दूसरी बात करते हैं, दूसरे गुणों के बारे में बात करते हैं तो लिखेंगे यह अम्लीय विलयन को क्या कर देगा? उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है तथा CO2 गैस मुक्त करता है। बात समझ में आया? यानी इसकी दूसरी विशेषता आपको समझ में आ गया कि यह क्या करता है। ठीक, इसके बाद तीसरी बात करते हैं। ठीक, तो तीसरी जब बात करते हैं तो यदि इसे
सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि सोडियम कार्बोनेट को यदि तेजी से गर्म किया जाता है तो इसमें जो आर्द्रता होता है, इसमें जो नमी होता है, इसमें जो वाष्प होते हैं, इसमें जो जल के कण होते हैं वह वाष्पित हो जाते हैं और तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे कहते हैं अनाद्र। क्या कहते हैं? अनाद्र। मतलब अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है सोडा ऐश। क्या कहा जाता है? सोडा ऐश। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो सोडा ऐश। या सोडा ऐश किसे कहा जाता है? तो अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को। बात समझ में आ गया? ठीक। तो अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है सोडा ऐश। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें एक विशेष तरह का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? इसमें उत्फुल्लन का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? उत्फुल्लन। उत्फुल्लन किसे कहते हैं? तो आपने देखा होगा कि जब कभी आप कपड़ा वगैरह धोते हैं तो आज के डेट में जो निरमा है वो सोडा तो है नहीं, लेकिन उसमें सोडा मिला हुआ है, मिक्स है। तो सोडा को जब हम कभी खुले वायुमंडल में, खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो आप देखिएगा, या कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। क्योंकि हम बतला रहे हैं कि आज जितने भी निरमा आ रहे हैं, जितने भी मार्केट में डिटर्जेंट आ रहे हैं, सब में सब ये पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? यानी सोडा पाया जाता है, धोने वाला सोडा पाया जाता है। तो यदि ये धोवन सोडा होता है तो इसका प्रकृति क्या होता है? आप निरमा को खुले वातावरण में छोड़ दीजिएगा तो आप पाइएगा कि वह जो है ना धीरे धीरे सूख जाता है। ठीक है। और वह क्या हो जाता है? वह वायुमंडल में जो टेम्परेचर होता है उसके द्वारा वह उसमें जो जलवाष्प पाया जाता है वह वाष्पित हो जाता है और वह थोड़ा सा टाइट हो जाता है, रुखड़ा हो जाता है। आप कभी हाथ में लीजिएगा ना तो वह आपके हाथ में गड़ने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जब सोडा यानी धोवन सोडा जल में वायुमंडल में उपस्थित टेम्परेचर के कारण सोडा में उपस्थित जल वाष्पित हो जाता है या जल को छोड़ देता है, यानी सोडा में जो जल था वह वाष्पित हो गया, तो इस क्रिया को कहते हैं उत्फुल्लन। उत्फुल्लन किसे कहते हैं? जब धोवन सोडा में उपस्थित जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित टेम्परेचर के कारण वाष्पित होकर हट जाते हैं तो वह सोडे के रवे के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसमें एक कड़ापन होता है और इसी क्रिया को उत्फुल्लन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्फुल्लन। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्फुल्लन। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि उत्फुल्लन किसे कहते हैं। ठीक है। अब इसके इन चर्चाओं के बाद बात करते हैं इनके उपयोग की। तो इनका उपयोग अब क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो आपको ये तो पता ही है और अब तक में आप जान चुके होंगे कि इसका उपयोग क्या होता होगा। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग जो है ना इसके नाम में ही छुपा हुआ है, नहीं है? सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं धोवन सोडा या धोने का सोडा। तो धोवन सोडा का मतलब क्या हुआ? कपड़ा धोने के काम में आता होगा, ये ना, कपड़ा की सफाई में काम आता होगा। तो ये पहला इसका उपयोग क्या हो गया कि कपड़ा को साफ करने में या कपड़ा को धोने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गया? पहला उपयोग इसका क्या हो गया कि कपड़ा को धोने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप लिख दीजिए उपयोग और पहला उपयोग क्या? कपड़ा धोने में। ये तो सबको पता ही है और ये याद करने की जरूरत तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इसे याद करने का कोई तुक ही नहीं बनता है, क्योंकि ये तो हम लोग घर में छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक भी कपड़ा की सफाई करते हैं और जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है? धोवन सोडा का ही वो अवयव है, धोवन सोडा का घटक है। ठीक है। इसके बाद यदि बात करते हैं तो इसका उपयोग, दूसरा उपयोग इसका क्या होता है? धोवन सोडा का उपयोग कांच समझ रहे हैं? कांच मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
कांच मतलब ग्लास, जिसको अंग्रेजी में ग्लास बोला जाता है, जिसका क्या कहते हैं बोतल वगैरह बनता है। तो कांच, साबुन, कांच, साबुन। इसके अलावा हम लोग जो कांच, साबुन, कागज, कभी कभी कागज को देखिएगा, यदि वह गीला हो जाता है उसका लुगदी जब देखिएगा तो उसमें हल्का हल्का फैन आएगा। मतलब कांच, साबुन, कागज बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है धोबन सोडा का। बात समझ में आ रहा है? धोबन सोडा का उपयोग कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज बनाने में भी होता है। ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस उपयोग को बहुत गौर से समझिएगा। ठीक है, जल के अस्थाई खारापन को दूर करने के लिए, ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा है, और छोटे छोटे एग्जाम में नहीं, बड़े बड़े एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े एग्जाम, जैसे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है बीपीएससी। बड़े बड़े एग्जामों में से एक बीपीएससी होता है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग। तो बीपीएससी में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछता है। तो ये आप ये मत समझिए कि सिर्फ हमको 10वीं कक्षा के लिए ही ये जरूरी है, ये बड़े बड़े एग्जाम के लिए भी जरूरी है। इसलिए इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक, यकीन नहीं है तो यदि आपके पास बीपीएससी यूपीएससी सबका बुक है, यदि घर में कोई बड़े भाई, बड़ी बहन या चाचा जी कोई भी यदि तैयारी करते हैं तो उनका बुक पलट के देखिए, इससे रिलेटेड यानी सिर्फ और सिर्फ धोबन सोडा से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे हैं। जैसे हम बात करते हैं तो 1999 में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसके प्री एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा गया था। फिर बीपीएससी में ही प्री एग्जाम में ही जीएस का एग्जाम हुआ था 2017-18 में, उसमें भी इससे रिलेटेड सवाल था, आप पलट के देख सकते हैं। इसके बाद हमारे इंडिया के टॉप एग्जाम में से एक एग्जाम आता है यूपीएससी। ठीक, तो यूपीएससी में भी प्री एग्जाम में 2017 में इससे रिलेटेड सवाल आया था। तो ये आप यहां तक समझ जाइए कि इस चीज के बारे में बड़े बड़े एग्जाम में भी, जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे तो भी आपको याद करना पड़ेगा। तो आप बाद में जो जाके तैयारी कीजिएगा, आप यहीं पे इसकी तैयारी कर लीजिए, यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं ये अस्थायी खारापन को कैसे दूर करता है, और ये खारापन है क्या। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जल कितने प्रकार के होते हैं, जल 2 प्रकार के होते हैं। जल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आपका मीठा जल। अब मीठा जल मतलब क्या है, इसमें चीनी मिला होता है, शक्कर मिला होता है? जी नहीं, इसे मृदु जल कहते हैं। इसे हम पीने के काम में इस्तेमाल में लाते हैं। और इस सारी दुनिया में, पूरे इस पृथ्वी पर मात्र 2% जल ही ये मीठा जल है, मात्र 2%, जिसका उपयोग हम लोग पीने के काम में करते हैं। ठीक है, और शेष हम लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी पर जल 71% पाया जाता है ना। तो ये 71% जो जल होता है यह आपका है कठोर जल। यह कौन सा है, कठोर जल है। और कठोर जल और मीठे जल में क्या अंतर है, तो थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि मीठे जल में जो है ना, पानी जब साबुन से इसमें धोते हैं कपड़े तो आसानी से झाग दे देता है, जबकि कठोर जल में यदि आप साबुन का इस्तेमाल कीजिएगा तो आसानी से झाग नहीं देता है। कभी मीठे जल में क्या होता है, दाल जल्दी गल जाता है, जबकि कठोर जल में दाल जल्दी नहीं गलता है। तो ये जो कठोर जल होता है, इसमें जो खारापन होता है, इसी को दूर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब क्या इसमें ऐसा क्या चीज पाया जाता है जो यह क्या होता है, जो यह कठोर होता है। तो इसमें पाए जाते हैं
कैल्शियम के आयन और मैग्नीशियम के आयन क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम के आयन और मैग्नीशियम के आयन। आप यहाँ पे जब देखे होंगे 2+ दिए हैं तो ये आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम लाया होगा कि 2+ का मतलब क्या होता है। मतलब इसका ये होता है, ध्यान से समझिए, इसमें भी है इसमें भी है, यानी मैग्नीशियम जो है, ये जो मैग्नीशियम होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। बात समझ में आया? मतलब ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कैसे जानना चाहते हैं तो समझ लीजिए। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो 2 8 8 2 ये होता है, यानी इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यही 2 यहाँ पे आया है, मतलब यह क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। बात समझ में आ गया? तो ये जो है ना, यही चीज यहाँ पे हम इसमें कठोर जल में ये दोनों उपस्थित रहता है और यही इसको कठोर करके रखता है। तो यह जब इसमें हम लोग क्या करता है, जब इसमें हम लोग Na2CO3 डालते हैं, बात समझ में? Na2CO3 जब डालते हैं, यानी धोवन सोडा जब डालते हैं, तो ये जो है ना, ये भी इससे अभिक्रिया कर लेता है, ध्यान दीजिएगा, और ये भी इससे अभिक्रिया कर लेता है। तो ये अभिक्रिया करके बना लेता है, कैल्शियम अभिक्रिया करके बना लेगा आपको CaCO3 और मैग्नीशियम अभिक्रिया करके बना लेगा MgCO3, ये बना लेगा MgCO3। और तब यह क्या हो जाएगा? जब यह कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा तो ये दोनों ही ठोस होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? दोनों ही ठोस होते हैं। तो जब ठोस होता है, जब किसी कोई चीज विलयन से अलग होता है ठोस के रूप में, तो उसे अवक्षेप कहते हैं और अवक्षेप धीरे धीरे नीचे बढ़ जाता है। तो ये भी अवक्षेप बन गया, ये भी अवक्षेप बन गया। तो यह क्या होगा? बर्तन के निचले सतह पे पेंदी में यह धीरे धीरे जाके अवक्षेप के रूप में जम जाएगा, बैठ जाएगा और पानी पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और जब ऊपर में जो पानी बचेगा, साफ पानी बचेगा, वह कहलाएगा आपका मृदु जल। तो इस तरह से कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी इसके खारापन को दूर किया जाता है। तो हमने देखा कि कठोर जल में के खारापन को दूर करने के लिए भी किसका? सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम जो अपने तरफ से समझाने का भरसक प्रयास किए, हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और यदि पसंद आता है, यदि आपको समझ में आ रहा है, तो कृपया जरूर से जरूर एक लाइक कीजिए, ठीक। और यदि और नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे, यदि वो आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम जितने भी वीडियो डालेंगे वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।